हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त है। आज आप लोग भी देख रहे हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो आप लोग के माइंड में सबसे पहले यही चुल मच रहा होगा कि सर ख़त्म कितने दिन में होगा, क्योंकि आप लोग के माइंड में जानते हैं ज़्यादा यही प्रॉब्लम रहता है। कोई टॉपिक स्टार्ट होता है ना तो ख़त्म कितने दिन में होगा। चिंता मत कीजिए, 3 क्लास में ख़त्म कर देंगे। आज का यह फर्स्ट क्लास और ही मुश्किल से आएगा ना तो 2 क्लास, मुश्किल से 2 क्लास, मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन 3 क्लास में नहस तहस कर देंगे। तो बस आप लोग बढ़िया से देखते रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशनल शायरी। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। लाइन आप लोग सुनिएगा कि मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। अभी और आगे है, भरोसा ईश्वर पर है, जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा इस ईश्वर पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, लेकिन भरोसा खुद पर है तो तुम जो चाहोगे वही पाओगे। तो बस आप लोग को क्या चाहिए, यदि आप लोग जो चाह रहे हैं वह रियल में चाहिए तो खुद पे बिलीव करके मेहनत करना पड़ेगा। बाकी जो आप चाह रहे हैं वह जरूर मिलेगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है सबसे पहले समझिए, ध्यान से कॉपी निकाल के नोट करते रहिएगा। देखिए आखिर इंटीग्रेशन में डेफिनिट आया है ना, तो आपका इंटीग्रेशन में 2 पार्ट होता है। सबसे पहले वही समझाते हैं पूरा बेसिक से। देखिए यह हमारा हो गया बाबू क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो गया ना। इंटीग्रेशन के कई गो पार्ट, 2 जैसे संज्ञा, ठीक है ना। संज्ञा के कई गो भेद, 5 गो। तो सही इंटीग्रेशन के कई गो भेद, 2 सिंपल सा। एगो कौन बाबू, एगो हमारा होता है इंडेफिनिट, एगो हमारा होता है, एगो हमारा का ये दादा तू बार बार गिरवे करब, DEFINITE डेफिनिट हो गया ना। तो इंटीग्रेशन में हमारा 2 पार्ट, एगो इंडेफिनिट एगो डेफिनिट। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर जानते हैं क्या है कि दोनों में इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन किसका होता है, फलन का। जो हमारे पास फलन अलजेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इन्वर्स हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथम हो गया, यही ना फलन होता है। तो इन फलन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंडेफिनिट माने क्या बाबू, अनिश्चित। मतलब किसी फलन का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वह कहाँ से कहाँ किसी लिमिट में कर रहे हैं तो वह होता है निश्चित। आप बिना लिमिट के कर रहे हैं तो वह क्या होता है, अनिश्चित। समझ गए ना, बिना लिमिट के होता है तो अनिश्चित। जैसे हम इसमें किसी फलन का इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे x² और dx करेंगे ना इसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 3 बटा में 3 प्लस सी का है इसमें जोड़ते हैं, क्योंकि बाबू अनिश्चित है। इस फलन का जो हम x² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, कहां से कहां कर रहे हैं नहीं मालूम है, कहां से कहां कर रहे हैं नहीं मालूम है। तो कहां से कहां कर रहे हैं नहीं मालूम है तो उसी के बदले क्या जोड़ा जाता है, c, जो कि हम यह ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है डेफिनिट। तो डेफिनिट में जानते हैं क्या होता है, यदि आप किसी फलन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वह एगो रेंज में होगा, कहां से कहां तक,
ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे dx, हम यहाँ देंगे 0 से 1, तो यह होगा हमारा डिफिनिट। का है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से लेके 1, बोलिए मेरे साथ, 0 से लेके 1, किसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का, किसके सापेक्ष, एक्स के। समझ गए ना। तो यह लिमिट जो होता है ना, यह इसका रेंज फिक्स कर देता है कि इसी के रेंज में इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इस वाले फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। समझ गए ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यह ऑलरेडी हमारा ई वाला समाप्त है, ई वाला हमारा क्या है, समाप्त है, और ई वाला हमारा अभी प्रोसेस में है। कहाँ है बाबू, प्रोसेस में, मतलब कहने का मतलब है कि अभी पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं तो क्या में है, प्रोसेस में है। तो पूरा अब आइए समझते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में और सारी चीजों को कि हम लोग कैसे समझेंगे। ये हो गया। अब बाबू देखिए, हम लोगों को बारीकी से समझना है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, परिभाषा लिखवाने से कोनो फायदा है, कोनो फायदा नहीं है। बस इतना समझिए कि इसमें किसी फलन का इंटीग्रेशन होगा तो वह एक रेंज में होगा, बस इतना ही। देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ रूल सीखिए बाबू, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा मायने रूल रखता है, परिभाषा मायने नहीं रखता है। जैसे देखिए कि हम यहाँ लिख रहे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ एफ और डैश, यहाँ एक्स लिख रहे हैं ना, और यहाँ दे रहे हैं dx, का दे रहे हैं dx, और इसका लिमिट हम यहाँ a से b दे रहे हैं, का दे रहे हैं a से b। तो अब ध्यान से समझिएगा, जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बाबू लोग, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है ना। आप इसको ओनली लोअर भी लिख सकते हैं। आप बी वाले को जानते हैं, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट। बताइए इसके नाम याद करने में कोनो प्रॉब्लम है, ई ए कहाँ है, आप ही लोग बताइए ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही बताइए ई ए कहाँ है। तो कहिएगा सर ई ए नीचे है, तो नीचे का इंग्लिश क्या होता है, लोअर, तो लोअर हो गया। फिर उसके बाद ई बी कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर का क्या लिखे, अपर, ऊपर अपर, ऊपर अपर हो गया, लिमिट है, हो गया। अब यहां से समझिएगा बाबू, एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स होगा। ध्यान से समझिएगा, क्या होगा, क्या होगा सर, मतलब बाबू लोग क्या होगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स होगा, और इसमें हम लोग सी जोड़ेंगे, आपके अनुसार सी जोड़ेंगे ना। कहेगा सर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होता है, लिख दिए, सी भी लिखिए ना, तो लिख दिए। लेकिन हाँ, आप लोगों को जब यह लिमिट दिया रहेगा तो आपको हमेशा ऑलवेज बड़ा कोष्ठ का यूज करना है। याद रखिए किसका यूज करना है, बड़ा कोष्ठ का। कोनो कोनो क्या करता है, छोटा कोष्ठ का यूज करता है, नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी में देखिएगा कि आपको बड़ा कोष्ठ दिया रहता है, ठीक है ना, तो आपको बड़ा कोष्ठ देना है। उसके बाद लिमिट क्या है, ए से बी है ना, ए से बी, तो आपको यहां देना है ए और यहां देना है बी। समझ गए ना, यहाँ का देना है ए और यहाँ का देना है बी, लेकिन बड़ा कोष्ठ ही देना है। अब उसके बाद जानते हैं क्या रूल लगाना है। यह तो ए से बी हो गया, इस फलन का इंटीग्रेशन हो गया ना, क्योंकि एफ डैश एक्स का एफ एक्स हम लिख दिए हैं। अब यहाँ से अब आगे कैसे बढ़े, यही प्रॉब्लम है। सबसे पहले समझिएगा कि जो आपका ई अपर लिमिट है, ई बी कौन है, अपर लिमिट, तो इस अपर लिमिट को एक्स में रखेंगे। नहीं समझ में आया, समझिए अब कि आपका जो अपर लिमिट है, तो इंटीग्रेशन होने के बाद जो हमारा फंक्शन रहेगा, तो इंटीग्रेशन होने के बाद जो हमारा फंक्शन है वो कौन है, ई वाला है। तो इसमें जहां एक्स होगा, जहां जहां होगा वहां वहां पहले आपको अपर लिमिट रखना है। बोलिए मेरे साथ, पहले कौन रखना है, अपर लिमिट। कहां, जहां एक्स रहेगा,
बोलिए जहां x रहेगा। तो इसमें x कहाँ है बताइए, इसमें x हमारा यहाँ है, तो इस b को ओनली यहाँ रखना है। कैसे देखिए, f अब b हो गया ना, x की जगह b रख दिए। अब c है, x नहीं है ना, जहां x रहेगा ना वहां b रखना है। तो c में तो x है नहीं, तो c को आपको वैसे ही लिख देना है। क्या रखना है, c को वैसे ही लिख देना है। तो e लिमिट इसमें रखा गया। अब रखने के बाद क्या देना है, माइनस। क्या देना है, माइनस। माइनस हमेशा ऑलवेज देना है। जब आप बड़ा लिमिट रख देंगे और रखने के बाद छोटा लिमिट मतलब नीचे वाला लिमिट रखने से पहले क्या देना है, माइनस। माइनस देने के बाद अब इहो रखिए x के जगह पे, तो क्या होगा बाबू लोग, एफ ए हो गया ना। और सी में तो x है नहीं, तो सी तो हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ छोटा कोष्ठ नहीं मझिला कोष्ठ दे देते हैं, अब बड़ा कोष्ठ हो गया। अब देखिए मझिला कोष्ठ तोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, एफ बी प्लस का सी माइनस का एफ ए माइनस प्लस माइनस सी हो गया। अब ध्यान से देखिए बाबू लोग कि ई प्लस का सी ई माइनस का सी खत्म होने के बाद हमारा क्या बचा, एफ बी माइनस का एफ ए। आप लोग लिमिट रखने के बाद, ठीक है ना, आप लोग लिमिट रखने के बाद बड़ा कोष्ठ हटा सकते हैं और नहीं तो रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम बड़ा कोष्ठ इसलिए दिए क्योंकि हम हल कर रहे हैं। आप लोग लिमिट जब रख दीजिएगा तो बड़ा कोष्ठ हटा दीजिएगा, समझ गए ना। लिमिट रखने के बाद बड़ा कोष्ठ आप लोग हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह मैंने यहाँ पर हटा दिया है। तो एफ बी माइनस क्या हो गया, एफ ए हो गया। तो आप लोगों को यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, इसका रिजल्ट यह मिला ना। तो यहाँ लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ डैश एक्स डी एक्स हो गया। अब बराबर देखिए ए से बी इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, एफ बी माइनस एफ ए। तो आप लोग देखिए कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में कहीं अचर संख्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यही हम आप लोगों को प्रूफ करवाना चाहते थे। तो बस आप लोग प्लीज इसको जल्दी नोट कीजिए। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, समझ गए ना, आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। आप लोगों को देखिए अभी समझ में उतना नहीं आया होगा जहां तक हम समझते हैं। अभी आप लोगों को 30 से 40% ही समझ में आया होगा, जो अभी एकदम बिल्कुल नए हैं। जो थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे ना उनको पूरा घुस गया होगा दिमाग में। देखिए यहां से पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ x के पावर 3, ठीक है ना, यहाँ देते हैं dx, यहाँ देते हैं 0 से, रुकिए 0 से नहीं, यहाँ 1 से 2 देते हैं, 1 से 2। आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है। सबसे पहले समझिएगा कि आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब जो निश्चित समाकलन हम लोग जो अभी कर रहे हैं, इसका स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है। आप लोग जो इंडेफिनिट में पढ़े हैं, आप लोग जो इंडेफिनिट में रूल लगाए हैं, वह इंडेफिनिट वाला सारा रूल जितना पढ़े हैं वह आप डिफिनिट में यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोगों को जो हम अनिश्चित समाकलन पढ़ाए हैं उसमें जितना प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाए हैं, उस सारा प्रॉपर्टीज, सारा रूल, सारा कॉन्सेप्ट आप लोग डिफिनिट मतलब कि निश्चित समाकलन में यूज कर सकते हैं। टोटल ऐसा नहीं है कि इंडिफिनिट का रूल डिफिनिट में नहीं लगेगा। आप लोग जो अनिश्चित समाकलन में रूल जो पढ़े हैं
मतलब पीछे वाला वह सारा का सारा रूल आप इसमें लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला कोई स्पेशल से नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ समझिएगा, इंटीग्रेशन x के पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कहिएगा सर x के पावर n प्लस 1 बाटा में n प्लस 1 प्लस का c होता है। तो यह तो आपका इंडिफिनिट में होता है ना। डिफिनिट में क्या है? डिफिनिट में हमको ओनली इससे मतलब है। डिफिनिट में ये फॉर्मूला लगेगा, बस हमको इतना से मतलब है। इसी तो लगता है सी पहचान है कि आपका दिखाता है कि नहीं इंडिफिनिट वाला है। सी नहीं लगाइएगा तो दिखाने लगेगा कि डिफिनिट वाले हैं। बस जितना ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, तो इसका आप लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो x के पावर 3 है ना, तो 3 में अपने मन से 1 जोड़िए, क्योंकि यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ भी n प्लस 1 है। तो आप यहाँ 3 प्लस 1 जोड़िए, बड़ा कोष्ठ दीजिए। 1 से 2 है तो आप लोग यहाँ 1 से 2 दे दीजिए। उसके बाद देखिए बाबू लोग, क्या हो गया? x के पावर 4 बाटा में क्या हो गया? 4। यहाँ आपको देना है 1 से 2। कोनो जानते हैं लड़का लोग गलती क्या करता है कि ये दुआ तो x के जगह पर रख देगा, और कोनो क्या करेगा ना, दुआ इसका पावर में लगा देता है। जो आपका लिमिट दिया है ना बाबू, वह ओनली x के जगह रखा जाता है। ओनली x के जगह जो आपका फलन है आपको उसी में रखना है। अचर संख्या में न पावर लगाना है न गुना करना है। कहने का मतलब जो आपका 2 देख रहे हैं ना, जो 1 देख रहे हैं, यह ओनली आपका x के जगह पे रखाएगा। समझिए, छोटा छोटा बात समझिएगा ना तो बड़ा बड़ा गलती नहीं होगा। हम जो बोल रहे हैं ना, जो 2 है ना, ओनली आपको x के जगह पे रखना है। अब जो x जहां कहीं भी होके, x आपका जहां कहीं भी होके ना वहां रखना है। बस ओनली x के जगह पे रखना है। तो ये 4 को कहाँ कीजिए? 4 को बहरी कीजिए। तो 1 बटा में 4 बहरी हो गया। यहाँ क्या बचा अंदर? x के पावर 4, यहाँ 1 से इसको रुके छोटा कर दे 1, और यहाँ 2 हो गया ना। बस आप इसमें मान रखिए 1 बटा में 4 इंटीग्रेशन, यहाँ 2 है ना, 2 पहले रखिए तो 2 का पावर क्या हो गया? 4। अपर लिमिट रखिए x पे 2 पावर ज्यों का त्यों। उसके बाद क्या देना है? माइनस। ज्यों ही आप अपर लिमिट रखेंगे आपको माइनस देना है। अब माइनस देने के बाद अब यहाँ 1 रखिए, 1 का पावर 4 हो गया। अब यहाँ देखिए बाबू, 1 बटा में 4, 2 के पावर 4 कितना होता है? तो कहेगा सर 2 के पावर 4 16 होता है, और 1 के पावर 4 कोनो तो कहते हैं 4 होगा। हम जानते हैं कोनो माइंड में सोच रहा होगा कि 1 के पावर 4 है ना तो 4 होगा। 1 के पावर कितनों कीजिएगा? 1 होता है। 1 हो गया, 16 में से 1 गया 15, तो आपका 15 बटा में 4 बन गया। आप लोगों को समझ में आया कैसे हम बना रहे हैं? तो ऐसे ही आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और ये सवाल हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब तक 5-6 क्वेश्चन नहीं कराएंगे ना तो आप लोगों को समझ में आने वाला बाबू है नहीं। क्योंकि आप लोग घर पे तो मेहनत करने वाले हैं नहीं। कम से कम देखिए, आपको मैथ में बाबू 95 लाना है तो घर पे मैथ बनाना पड़ेगा। आप लोग मेरा वीडियो कितना भी देखिएगा, हम सारे क्वेश्चन को नहीं करा सकते हैं। हम बस बता सकते हैं जरूर, लेकिन हाँ मेहनत तो आप ही करना है, रिवीजन आपको ही करना है। एग्जाम में हम थोड़े बैठ के लिखेंगे, आपको लिखना है। तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाने के लिए क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी काफी है बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, आई बराबर यहाँ क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हम यहाँ देते हैं 1 बटा में x और dx, और यहाँ देते हैं 2 से 3 हो गया, 2 से 3। तो आप लोग बताइए बाबू 1 बटा x, तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं याद है तो बाबू लोग फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं कीजिएगा ना कुछ इसका हिलेगा नहीं। 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x, तो आपको यहाँ देना है log x। अब प्लस का c और d नहीं जोड़ना है, पहले बता रहे हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन कर दिए हैं, जब लिमिट दिया हुआ है तो आपको c और d और f नहीं जोड़ना है, पहले बता रहे हैं।
लिमिट कितना है 2 से 3, तो आपको यहाँ 2 देना है, यहाँ 3 देना है। उसके बाद पहले अपर रखना है, पहले कौन रखना है, ई वाला अपर में कुछ वो ओके। देखिए अभी हटा दीजिए, रखने वाले हैं ना तो बड़ा कोष्ठ हटा दीजिए। लॉग एक्स कहाँ है, आगे है ना, तो यहाँ रखिए 3 अब रखा गया। अब इसको रखने से पहले क्या देना है, माइनस, तब लॉग यहाँ का देना है 2। और लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, एक लड़की का कमेंट आया था, बोल रही थी कि सर लॉग का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बता दीजिए। देखिए बाबू यहाँ बता दे रहे हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन रहता है, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर्टीज होता है, मतलब फार्मूला कहे चाहे प्रॉपर्टीज कहे, जो आपका मन है, एम बाटा में एन होता है। फिर आपका लॉग एम प्लस लॉग एन ई रहता है ना, तो आपका होता है लॉग एम एन। मतलब कहने का मतलब है ना कि दोनों लॉग के बीच में माइनस रहेगा, तो आप इन दोनों संख्या को बाटा में लिख लीजिएगा। यदि लॉग के बीच में क्या रहेगा, प्लस, तो आप इनको कहाँ लिख दीजिएगा, गुना में लिख दीजिएगा। तो ये दोनों काम में है, माइनस में है ना, तो आप इसको कहाँ लिखिएगा, बाटा में। लॉग आप लोग यहाँ 3 और बाटा में 2 हो गया, बन गया। सिंपल है कि नहीं, पहले बताइए आप लोग, एकदम सिंपल है। बस फार्मूला लगाइए, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट। तो आप लोग यहाँ फार्मूला के तौर पे भी बाबू लिख सकते हैं, समझ गए ना, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। देखिए फार्मूला के तौर पे भी आपको मान लीजिए कि लिखना है, आप लोग बहुत कमजोर हैं, तो कमजोर सिर्फ आप लोग खुद को मानते हैं। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ मान लीजिए कि एफ डैश एक्स है, यह आपका क्या है, लोअर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ का है अपर, यहाँ का है डी एक्स। तो उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ तो आपका एफ एक्स हो जाएगा, अब बड़ा कोष्ठ दीजिए, यहाँ का रख दीजिए लोअर, यहाँ अपर, हो गया। अब यहाँ से देखिए बाबू, अब आप पहले अपर रखिएगा, तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा अपर माइनस का लोअर। पहले आप लोगों को अपर रखना है, उसके बाद लोअर, ये वाला हो गया। चलिए एक दो और देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 3, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है ना। यहाँ 0 से कर देते हैं पाई बटा में 2 और डी एक्स, 0 से पाई बटा में 2 डी एक्स, इसका करना है। कैसे कीजिएगा जल्दी बताइए। साइन एक्स का पहले इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए आप लोग जानते हैं कन्फ्यूजन कहाँ है, ये लिमिट देख के कन्फ्यूज होंगे। लिमिट पहले भूल जाइए कि लिमिट है, ऐसा हाथ हम रख देते हैं, पहले भूल जाइए ना कि लिमिट है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, माइनस का कॉस एक्स, बड़ा कोष्ठ दे दीजिए, उसका जो लिमिट है, लिमिट आप लोग यहाँ 0 से पाई बटा में 2 दे दीजिए। अब उसके बाद पहले लिमिट रखिए, तब देखेंगे आगे क्या होगा। देखिए माइनस कॉस हो गया, पहले ई रखिए पाई बटा में 2, ये हो गया ना। पहले अपर लिमिट रखने के बाद क्या देना है, माइनस, भले यहाँ माइनस रहे चाहे ना रहे हमको मतलब नहीं है, पहले देना है माइनस। उसके बाद क्या करना है, यहाँ ये कोष्ठ दे देना है। कोष्ठ काहे देना है कि क्योंकि माइनस है, माइनस कॉस हो गया ना, माइनस कॉस लिख दिए। आगे का है एक्स, अब एक्स जब क्या रखाएगा 0, तो आप यहाँ रख दीजिए 0, माइनस कॉस पाई 2 मतलब क्या, कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 का मान 1, तो माइनस 0 प्लस 1 का हो गया 1 हमारा आंसर। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। और 2-3 सवाल देखेंगे, उसके बाद आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, आई बराबर इंटीग्रेशन cos 2x, ठीक है ना, 0 से पाई बटा में 4 dx, इसका करना है। कैसे कीजिएगा बताइए ध्यान से। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। cos का इंटीग्रेशन साइन, जो एंगल है एंगलवा को कुछ वो छेड़छाड़ किए तो आप लोग मार के लोला फोड़ देंगे। एंगल को कुछ वो छेड़छाड़ नहीं करना है, जो एंगल रहेगा उसको एकदम छाप देना है, इसे एकदम आंख मूंद कर ऐसे लिख देना है जो एंगल यहाँ पर रहेगा। हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन में आप लोगों को बता चुके हैं कि जो x का गुणांक रहेगा वो उसको कहाँ लिखना है, बाटा में लिखना है। समझ में आया। जो x का गुणांक रहता है वह इंटीग्रेशन में बाटा में लिखा जाता है। हम जानते हैं कि आप लोग भूल चुके होंगे। लिमिट क्या है, 0 से π/4, तो 0 से पाई बटा में 4 आप लोग को लिख देना है। उसके बाद अचर संख्या को बाहर कर देना है। दो क्या है, अचर है, तो 1/2 को बाहर कीजिए। अब बस अब रखिए यहाँ x के जगह पे पाई बटा में 4 रखना है, तो sin 2 गुना पाई बटा में 4 माइनस, अब क्या देना है माइनस। जो ही आप ई वैल्यू रखिएगा, रखने के बाद अब ई वाला रखिएगा ना, तो ई वाला रखने से पहले क्या देना है माइनस। अब यहाँ रख दीजिए sin 2 गुना 0 हो गया। ये देखिए 2 बार में कटेगा, तो 1/2 sin पाई बटा में 2 माइनस का क्या हो गया sin 0 हो गया ना। तो अब देखिए 1/2 sin π/2, sin π/2 मतलब क्या, sin 90 डिग्री। तो sin 90 का मान कितना होता है, कौन कह देगा 0 होता है, यो नहीं याद होगा। sin 90 का मान 1 होता है बाबू, sin 0 का मान 0, गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। बाबू लोग आप लोग बता दे रहे हैं बहुत सुविधा के लिए कि आप लोग साइन cos tan ये सब का मान याद रखिएगा 0 से 90 तक। आज 90 के बाद मान कैसे निकाला जाता है यह सीख लीजिएगा। यदि आप लोग को मान निकालने नहीं आता है, मान लीजिए कि 120 डिग्री 230 डिग्री मतलब कि 330 डिग्री 300 720 ये सब का मान निकालने नहीं आता है, तो बोलिएगा हम एगो स्पेशल वीडियो बना के डाल देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा एंगल देगा तो आप लोग जो हुआइएगा, तो वो उससे बढ़िया है कि आप लोग अपना जो कमजोरी है हमें बताइएगा, हम वीडियो के द्वारा जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया। अब यह तो नॉर्मल क्वेश्चन था ना, यह एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। अब चलते हैं एगो दूगो थोड़ा देख लेते हैं एडवांस लेवल के। देखिए 5वां क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा में 4, 0 से पाई बटा में 4 हो गया। यहाँ हम लिखते हैं tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए कितना भी लंबा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, कितना भी लंबा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को घबराना नहीं है। बस जिस तरह आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह करना है। बस प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, आपका सारा प्रोसेस वही है। बस जहां आप आंसर लिखते थे अब आंसर नहीं लिखना है, बस वहां से 2 कदम और ही आगे बढ़ना है। मतलब आप लोग यहां से यहां तक आ जाते थे ना, तो बस यहां से बस 2 कदम आगे यहां आना है। ई वाला आपका इंडेफिनिट है, ई वाला आपका डेफिनिट है। बस सारा प्रोसेस यहाँ तक वही लगेगा, बस थोड़ा सा 2 कदम आगे ई वाला बस मानव पुट करना है, ठीक है ना। मानव पुट करने वाला बस यहीं पर 2 कदम है और कुछ वो नहीं है, सारा प्रोसेस वही लगता है इसमें। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, tan को मानेंगे, sec स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोग मानिए, माना tan x बराबर t,
तो tan का DC क्या होता है बाबू लोग, सेक स्क्वायर x, और यहाँ dx, और t का क्या लिखेंगे dt। हो गया ना। तो ई वाला तो आपका हो गया, रखना है। लेकिन अब आपको यहीं पे सतर्क होना है, जब आप टी मान लेंगे तो आप लोग लिमिट को भी चेंज करेंगे, ठीक है ना, आप लोग लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट। जब आप लोग टी और जेड कुछ मानेंगे तो आप लोग लिमिट को भी चेंज करेंगे। कैसे, देखिए अपर लिमिट टी बराबर क्या माने हैं, tan टी माने हैं ना, सॉरी t बराबर tan x माने हैं हम, tan x। तो अपर लिमिट क्या है हमारा, ध्यान से, जो माने हैं t बराबर tan x लिख दिए हैं, उसके बाद अपर लिमिट चेंज करें तो अपर लिमिट हमारा कितना है, पाई बटा में 4। तो हमारा यहाँ लिखना है x बराबर पाई बटा में 4। तो हमारा t का मान क्या आ जाएगा, tan पाई बटा में 4, और tan पाई बाई 4 मतलब क्या, 1। हो गया ना। तो अब हमारा t का मान क्या हो गया, 1, और यही हमारा क्या हो गया, अपर लिमिट। अब हम यहाँ चेंज करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट t बराबर क्या माने हैं, tan x माने हैं ना। लोअर लिमिट हमारा क्या है, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0। x बराबर 0 काहे लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा फलन x में दिया हुआ है, समझ गए ना। यहाँ फलन t में रहता तो हम t में लिखते, तो हमारा ऑलरेडी पहले ही फलन x में है, तो यह x का अपर है और यह x का क्या है, लोअर है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं लोअर। तो यहाँ रखिएगा t बराबर tan 0। तो tan 0 का मान क्या हो गया, 0। तो अब जब आप t में चेंज करेंगे तो अपर क्या देंगे, 1, और लोअर 0। कैसे, देखिए यहाँ पर i बराबर इंटीग्रेशन, हो गया ना। जो आप माने हैं पहले यहाँ लिखिए, tan x को क्या माने हैं, t, तो यहाँ इसके जगह पे t लिखिए, लिख दिए ना। और सेक स्क्वायर dx जो ई वाला है, सेक स्क्वायर dx, तो सेक स्क्वायर dx यहाँ पे क्या है, dt। तो हम यहाँ लिख रहे हैं dt। अब लिमिट का देना है, और पूरा फलन आपका t में है तो आप लोग x वाला थोड़े दीजिएगा, लिमिट नहीं ना दीजिएगा, आप ही लोग बताइए। यह आपका जो लिमिट दिया गया है यह आपका x के लिए दिया गया है, न कि t के लिए। आप लोग मेरे बात से एग्री करते हैं कि नहीं, पहले बताइएगा। जो आपका ये लिमिट दिया गया है यह ओनली x के लिए दिया गया है, लेकिन हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, टी में लिख दिया, तो हमको लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब टी के लिए अपर 1 होगा और लोअर 0 होगा, तो हम यहाँ 0 देंगे और यहाँ 1 देंगे। यह 0 1 टी के लिए है। अब 1 टी का क्या है, अपर, और 0 लोअर। तो इसका आप लोग करिए, क्या होगा, टी स्क्वायर बटा में 2, यहाँ आपका 0 से 1। तो आप लोग यहाँ 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर बटा में 2 रख भी सकते हैं अंदर। देखिए आप इस 2 को बाहर निकाल भी सकते हैं, आपका इच्छा है कि नहीं हम 2 को अंदर रखेंगे तो अंदर रख सकते हैं। अब 0 रखिए यहाँ, तो 0 का स्क्वायर बटा में 2, तो यह क्या होगा बाबू, 1 बटा में 2 और माइनस का 0, तो फाइनली आपका 1 बटा में 2 हो गया ना। तो आप लोग क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, समझ गए ना। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी समझिए ना कि प्रैक्टिस क्लास भरपूर आने वाला है, इसलिए हम अभी कंसेप्ट क्लास में सोच रहे हैं कि अभी ओनली वही क्वेश्चन बताया जाए जो ज़्यादा आपके एग्जाम में हिट करता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो देखते हैं तो जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सही में समझ में आया या नहीं आया। लेकिन हाँ बोले हैं 3 क्लास में ख़त्म करेंगे, तो जो अब अगला क्लास आएगा ना वह प्रॉपर्टीज बेस आएगा, मतलब एक क्लास में पूरा प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे और एक जो क्लास आएगा बच्चा हुआ सारा उसी में हम पढ़ा देंगे। तो हमारी तरफ से कोशिश यही है कि 3 क्लास में कैसे हूँ ख़त्म करेंगे, चाहे क्लास 2 घंटा का बन जाए चाहे 3 घंटा का, क्योंकि रिकॉर्ड करते समय हमको नहीं मालूम होता है क्लास कितने मिनट का हुआ है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं इसके दूसरे क्लास में।
जय हिंद।